सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फिर से गरमाया बीएचयू। बिरला और राजाराम हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग। बीएचयू ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने से भड़के मरीज के तीमारदार, सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना। अशोक विहार कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ी किशोरी, कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। और 17 सितंबर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर महामना की बगिया की छवि धूमिल हो रही है। आपको बता दें कि बीएचयू में बिरला और राजाराम हॉस्टल के छात्रों के बीच पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार की रात 11:15 बजे मामूली विवाद के बाद राजाराम और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों हॉस्टलों के छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पेट्रोल बम चले और हवाई फायरिंग भी हुई। सूचना पाकर पेट्रोलियर बोर्ड और कई थानों की पुलिस व पीएसी मौके पर पहुंची। उग्र छात्रों को पुलिस और पेट्रोलियर बोर्ड के सदस्य दूर से समझाते रहे, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। बीएचयू चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडे को भी हाथ व पैर में चोटें आई। विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं शुरू होनी है। हॉस्टल का आवंटन होना है। दोपहर में अंतिम वर्ष के अलावा सभी कक्षाएं की मांग को लेकर छात्रों ने सिंह द्वार पर धरना दिया था। रात में राजाराम हॉस्टल में छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मामूली कहासुनी, पहले विवाद और फिर संघर्ष में बदल गई। बीएचयू के चीफ डायरेक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी ने बताया कि दोनों गुटों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मामला नियंत्रण में है। डीसीपी काशी जोन अमित कुमार ने बताया कि 2 हॉस्टल के बीच छात्रों में मारपीट व पत्थरबाजी हुई है। दोनों पक्ष की ओर से तहरीर मिली है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू में 2 छात्रावास, बिरला छात्रावास और राजाराम छात्रावास के बच्चे आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई की, जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी मारे गए, जहां ईंट के टुकड़े इत्यादि पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और कॉल किया गया कि पुलिस की फोर्स यहाँ पे आए, जिसके तहत पुलिस की विभिन्न थानों की फोर्स यहाँ पे भेजी गई। साथ में एसीपीज भी आए हैं, एडीसीपी प्रोटोकॉल भी आए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ, ताकि मौके पर देख कर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। वर्तमान में यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है। जो भी दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, उन दोनों के बीच में जो भी मारपीट हुई उसके संबंध में वो एक लिखित सूचना दे रहे हैं, जिसके तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई। ज्ञात हो कि बीएचयू परिसर में इस साल 8 महीने में यह मारपीट पत्थरबाजी की चौथी घटना है। जब भी कोई घटना होती है तो विश्वविद्यालय में प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने और माहौल को शांतिमय करने के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। लिहाजा आए दिन छात्रों के बीच मारपीट की घटनाएं नहीं रुक पाती हैं। जैतपुरा थाना स्थित अशोक विहार कॉलोनी में पानी की टंकी पर एक किशोरी के चढ़ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैतपुरा थाना क्षेत्र स्थित अशोक विहार कॉलोनी की पानी की टंकी पर शुक्रवार की शाम नम्रता सुमन नामक एक किशोरी के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। बच्ची के पानी की टंकी पर चढ़ने की जानकारी होने के बाद काफी देर तक लोगों के बीच तरह तरह की चर्चा होती रही। इस बीच बच्ची पानी की टंकी पर काफी ऊपर तक चली गई तो लोग उससे नीचे उतरने की अपील करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने बच्ची का वीडियो भी बनाया और पुलिस को भी इस घटना से अवगत कराया। हालांकि काफी प्रयासों के बाद किशोरी को टंकी के ऊपर से नीचे उतार लिया गया। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने राहत की सांस ली। नम्रता सुमन नाम की एक लड़की है जो किन्हीं कारणों से जो है मतलब टंकी पे चढ़ी थी। उसे सकुशल फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा और स्थानीय थाना जैतपुरा की पुलिस टीम के द्वारा सकुशल उसे नीचे उतार लिया गया है। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी? तो मशक्कत काफ़ी करनी पड़ी, तो बच्ची को मनाना पड़ा। ऊपर जाके बैठी हुई थी, रो रही थी, तो उसको मनाना पड़ा। महिला सिपाही भी हमारी वहाँ ऊपर गई और उसे मना करके उसकी माँ के साथ जो है उसको नीचे उतारा गया है। लड़की पूरी तरह सुरक्षित है। और कारण क्या था सर? अब कारण तो अभी पता नहीं चला है, कारण के बारे में अभी पूरी जानकारी करेंगे। पहला हमारा कार्य जो था वो था बच्ची को सुरक्षित बचाना, तो बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है और कारण जो है उसके बारे में अभी पता करेंगे। दिमाग से कुछ विक्षिप्त बताई जा रही है सर? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके बारे में जानकारी करने के पश्चात ही मैं कुछ बता पाऊँगा।
उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार विकास के रथ को तेजी से दौड़ा रही है। उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश महाना ने कहा कि इंडस्ट्री के नाते बनारस पूर्वांचल के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। उद्यमियों के उद्योग में आ रही समस्या पर भी वो समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंत्री सतीश महाना ने बिना किसी का नाम लिए सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वांचल की बात होती है तो पहले इटावा में एक परिवार की कई बार से सरकार रही। वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षित रहा, वहाँ उनका भय होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट को लगना चाहिए कि सरकारें उनके सहयोग सुरक्षा के लिए हैं, जो पहले नहीं थी। इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत होना मेरा स्वभाव है और हम हमेशा बातचीत करते रहे। इन 1.5 सालों में वर्चुअली बातचीत ज़्यादा हुई। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो यहाँ करें उनका काफ़ी हमने काम करा है। इंडस्ट्रीज़ के नाते से एक महत्वपूर्ण पॉलिसी ला के आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज़ का एक नया डेस्टिनेशन है पूरे देश के इंडस्ट्रीज़ के लिए और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उस नाते से विभागीय समीक्षा हो, इंडस्ट्रीज से बातचीत हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो, इस उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पर आया। पूर्वांचल में काफ़ी पिछड़ा पड़ रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। पूर्वांचल नहीं, पूरा प्रदेश ही मैं इस बात को कहूँ कि पूर्व की सरकारों में उपेक्षित रहा। इंडस्ट्रियल कनेक्ट नहीं था। पूर्वांचल की बात आप करते हो, मैं तो कहता हूँ इटावा जहाँ से एक परिवार कई बार सरकार रहा, वहाँ भी एक इंडस्ट्री नहीं आती थी कि उनके नाम का भय होता था। इंडस्ट्रीज़ को ये लगना चाहिए कि सरकारें उनके सहयोग के लिए, उनके साथ समन्वय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये भाव नहीं था पहले, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा दिखता नहीं था लोगों को। आज इंडस्ट्रीज़ को लगता है कि हमारे उत्थान के लिए सरकार बनी है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन वाली सरकार है, इंडस्ट्रीज़ को हैंड होल्डिंग करने वाली सरकार है। और ये हमने प्रूव कर दिया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, 14वां, 15वां, 16वां स्थान होता था, हम दूसरे नंबर के ऊपर आए। बीएचयू में ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा न मिलने से मरीजों के तीमारदारों ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया। वाराणसी में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले के बीच मई 2021 बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुर्वेद संकाय में 40 बेड का नया पोस्ट कोविड वार्ड शुरू किया गया था। इस समय बीएचयू में 135 मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस का इलाज प्रदेश में मुफ्त किया था, पर बीएचयू में अब ब्लैक फंगस के मरीजों को दवाइयां मिलना बंद हो गई हैं। मरीज के तीमारदारों ने इस बात की शिकायत के साथ शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय दुर्गाकुंड पर प्रदर्शन किया और दवा उपलब्ध करवाने की मांग की। मरीज के तीमारदारों के अनुसार पिछले 2 दिनों से हमें अपने मरीज को खिलाने के लिए बाहर से दवा लानी पड़ रही है और एक दिन की दवा 5,000 रुपये से अधिक की पड़ रही है। मरीज के तीमारदारों और सीएमओ ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे श्वेता केसरी व राकेश पांडे ने कहा कि 18 मई 2021 को मेरा पेशेंट यहां एडमिट हुआ था। 3 महीना लगातार दवाएं प्रॉपर वे में मिलती रही। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पर फिर कई बार दवाएं बीच बीच में बंद की गई। इसको लेकर हमने 17 तारीख को आंदोलन किया था। फिर दवाएं देनी शुरू कर दी गई थी, पर पिछले 2 दिनों से दवाएं बंद कर दी गई। डॉक्टर्स से जब पूछा गया तो बोले कि केंद्र और राज्य सरकार का कुछ मसला है, इसलिए दवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। ऐसे में गरीब मरीज के परिजनों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। बीएचयू ये बता रही है सर कि ये राज्य और केंद्र के बीच का मसला है। बीएचयू केंद्र प्रशासन के अंदर आती है और जो दवा दी जा रही थी जो मरीजों को, और राज्य के तरीके से दी जा रही थी। फंडिंग उनका बैकलॉग काफ़ी पेंडिंग है, जिससे कि उमंग फार्मेसी को थ्रू उनको दवा नहीं मिल रही है। उमंग फार्मेसी ने बोला कि हम दवा आपको नहीं दे सकते, इसलिए बीएचयू ने दवा बंद कर दिया है। आज ये दवा इंसुलिन के एक सिरिंज से लेकर के सब कुछ हमें खरीदना पड़ रहा है, जो कि एक मरीज को एवरेज कम से कम देख सकते हैं तो एक टाइम की दवा 4 से 5,000 रुपये की हो जा रही है। और ये काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं जो कि एक वक्त का खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं, दवा कहाँ से खरीद पाएंगे। हम लोग 3 महीने से बीएचयू में म्यूकर वार्ड में एडमिट हैं मेरे पेशेंट को लेके। हम लोगों को 3 महीने से दवा चल रही थी, एकाएक म्यूकर की दवा अचानक से बंद हो गई, जिसमें कि हमारे कई पेशेंट के सीकेडी और लीवर पेशेंट हैं। उसकी दवाएं कितनी महंगी आती हैं, जो कि आम पब्लिक नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो दवा उन्होंने बंद कर दी वो पुनः चालू की जाए।
ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में समाज के लोगों ने आज मुख्यालय स्थित शास्त्रीय घाट पर विश्वकर्मा पूजा अवकाश की मांग को लेकर धरना दिया व ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में समाज के लोगों ने आज मुख्यालय स्थित शास्त्री घाट पर विश्वकर्मा पूजा अवकाश की मांग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में धरना दिया एवं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल लोग अपनी मांगों से संबंधित नारे लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा, देश में अनेक महापुरुषों, देवी देवताओं एवं राजनेताओं के नाम पर उनके सम्मान में अवकाश घोषित है। भगवान विश्वकर्मा देवशिल्पी तथा सृजन एवं रचना के देवता माने जाते हैं और वह सभी जाति धर्म के लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। विश्वकर्मा पूजा का पर्व पौराणिक परंपरा के साथ ही विश्वकर्मा समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक पहचान और गौरव का प्रतीक पर्व है। उन्होंने बताया, पूर्ववर्ती सरकार में विश्वकर्मा पूजा का अवकाश घोषित था, जिसे वर्तमान सरकार ने महापुरुष का दर्जा देते हुए रद्द कर दिया, जिससे भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया था कि भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। विश्वकर्मा समाज की मांग है कि सरकार द्वारा अपना वादा पूरा करते हुए विश्वकर्मा पूजा पर्व 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। धरना के पश्चात पदयात्रा निकालकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेखा शर्मा, चेयरमैन नगर पालिका परिषद रामनगर, नंदलाल विश्वकर्मा, सुरेश शर्मा, एडवोकेट लोचन विश्वकर्मा, भैरव विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, सतनाम सिंह, भरत विश्वकर्मा, ज्योत विश्वकर्मा, श्याम सुंदरी, सोनी देवी, बबीता विश्वकर्मा, समीम अहमद अंसारी, राजेंद्र विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है, भगवान विश्वकर्मा पूजा का जो दिवस है 17 सितंबर, पहले से पूर्व की सरकारों में इसका अवकाश घोषित था। योगी जी पदारूढ़ होने के बाद से इस अवकाश को रद्द कर दिए हैं, जिससे भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। और हमारी यह लगातार पिछले कई सालों से यह संघर्ष चल रहा है। सरकार हमारी मांगों की लगातार उपेक्षा और अनदेखी कर रही है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। आज हम यहाँ धरना के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा दिवस का सरकार पूर्व की भांति सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। और हम लोग विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी का अवकाश को लेकर धरना दे रहे हैं कि 17 सितंबर को छुट्टी था वो अवकाश बहाल किया जाए। जब से योगी सरकार आई है तब से ये छुट्टी को निरस्त कर दिए हैं। तो आज सभी वर्ग के लोग, सभी जाति समूह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि विश्वकर्मा छुट्टी बहाल किया जाए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा 29 अगस्त को पंचकोसी पैगंबरपुर में बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने आज मैदागिन गोलघर स्थित पराड़कर भवन के पत्रकार वार्ता कक्ष में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और उनके सभी 16 प्रकोष्ठों को संगठन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
इसी क्रम में व्यापारियों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सहारनपुर सदर संजय गर्ग के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में संगठन को जिला, महानगर, नगर विधानसभा, ब्लॉक एवं कस्बों स्तर तक मजबूत एवं चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को आपस में मंडल को बांटा गया है। रविवार को पैगंबरपुर पंचकोसी मार्ग पर स्थित रामजी पीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन वाराणसी समाजवादी व्यापार सभा वाराणसी के जिला एवं महानगर संगठन के तत्वावधान में तथा वाराणसी स्नातक खंड क्षेत्र से एमएलसी आशुतोष सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में एक भव्य जिला कार्यक्रम सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला, महानगर एवं समस्त विधान सभाओं के पदाधिकारी अपनी पूरी कमेटी के साथ शामिल होंगे तथा मंच पर मुख्य अतिथि के अलावा सपा जिला एवं महानगर अध्यक्ष के बाद केवल और केवल व्यापारी समाज, वैश्य समाज एवं बनिया समाज के प्रतिनिधि अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। 29 अगस्त 2021 को रविवार को श्री राम पीजी कॉलेज पैगंबरपुर पंचकोसी मार्ग पर महाविद्यालय स्थित है। वहाँ पे समाजवादी व्यापार सभा के जिले के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बड़ा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं व्यापारी सम्मान समारोह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी स्नातक खंड के हमारे विधान परिषद के सदस्य सम्मानित आशुतोष सिन्हा जी होंगे और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के हुंकार भरेंगे। उस कार्यक्रम में सबसे अनूठा ये रहेगा कि ये नेता विहीन मंच होगा। इस पूरे मंच पर केवल समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष के अलावा कोई भी नेता वहाँ पे आसीन नहीं होगा। जितने भी वहाँ पे लोग हमारे अतिथि बैठेंगे सभी हमारे व्यापारी समाज से, वैश्य समाज से और बनिया समाज के प्रतिनिधि रहेंगे। उनको सम्मानित करने का काम समाजवादी व्यापार सभा करेगा। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में हर साल की भांति इस वर्ष भी 27 अगस्त को महान गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे फिल्मी दुनिया के महान गायक मुकेश साहब की 45वीं पुण्यतिथि क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाते हुए मनाई गई। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने आए थे, मगर वे एक गायक बनकर इस फिल्मी दुनिया में इतने नायाब गीत गाए जो उन्हें महान गायक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। शकील अहमद ने मुकेश साहब के चित्र पर माला फूल चढ़ाया तथा कुंड की मछलियों को चारा खिलाते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, आफाक हैदर, हाजी असलम, अरशद खान, बाले शर्मा, विक्की यादव, अब्दुल रहमान चिंतित बनारसी उपस्थित थे। महान गायकार स्वर्गीय मुकेश जी की 45वीं पुण्यतिथि प्राचीन कुंड पितरकुंडा पे मना रहे हैं और इस कुंड पे कोरोना के कारण से मैं सड़क पे नहीं कर इसी कुंड पे कर रहा हूँ। मछली को चारा दूंगा और उसके बाद श्रद्धांजलि यहाँ पे कार्यक्रम है। मुकेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान उनको हार्ट अटैक हो गया था और बहुत कम उम्र में इस दुनिया को वो छोड़ के चले गए। बनारस में पतंग एसोसिएशन चाइना मांझे के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी पतंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शंकर ने प्रेस वार्ता कर दी। पतंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शंकर तिवारी गुड्डू ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आज बनारस पतंगबाजी के लिए विख्यात है। यहाँ पतंग के शौकीनों की एक लंबी चौड़ी जमात है जो आसमान में अपनी पतंगबाजी के करतब दिखाते हैं, मगर आज उनके पतंगबाजी के शौक पर ग्रहण लग गया है और इसकी कोई दूसरी वजह नहीं बल्कि एक ऐसा मांझा है जो जानलेवा साबित हो रहा है। चाइना के इस मांझे से बनारस में अब तक कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि कई चोटिल भी हो चुके हैं। बाजार से चाइना की बजाय कोई और मांझा खरीद कर लाए तो यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता और ना ही ये इतना पक्का होता है कि किसी पशु पक्षी को घायल कर सके। अगर घर में गलती से भी चाइना की डोर आ गई तो उसे बच्चों और अन्य लोगों से दूर रखें और चाइना डोर के नुकसान और खतरे से उन्हें अवगत कराएं। श्री तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों मान मंदिर घाट पर पतंग प्रेमियों और पतंग कारोबारियों की बैठक हुई, जिसमें चाइना मांझे के खिलाफ रणनीति बनी। तय हुआ कि पतंग उड़ाने वाले चाइना मांझा नहीं खरीदेंगे, तो वहीं विक्रेताओं ने भी इसे न बेचने की बात कही। इस अभियान को अब जन आंदोलन का शक्ल देने के लिए शहर भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शास्त्री घाट जो बना हुआ है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ये चाइना के विरोध में आयोजन कर रहा हूँ, ये हमारे दुकानदार भाइयों के सहयोग से, कि हम वहाँ पे उस दिन चाइना को जला करके दिखाएंगे कि होलिका जो जलती थी हमारे काशी की, वो होलिका जलेगी,
जिसमें तमाम दुकानदार अपने यहाँ का सब सामान हमको देंगे, अपने हाथ से जलाएंगे, अपनी दुकान का नाम नोट कराएंगे, शपथ लेंगे कि नहीं बेचेंगे। हास्य कवित्री डॉक्टर पूर्णिमा भारती की स्मृति में रसवर्षा संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में लंका स्थित एक होटल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बनारस के कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, समाजसेवियों की ओर से सामाजिक संस्था रसवर्षा संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में हास्य कवित्री डॉक्टर पूर्णिमा भारती की स्मृति में लंका स्थित एक होटल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी ने की। सभा का संचालन नवनीत व्यंग गौरव डॉक्टर चपाचा बनारसी ने की। अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन नवनिर्माण सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से दिनेश सिंह गुक्कज, राजेश मिश्रा, अहमद आजमी, आर्यन उपाध्याय, प्रज्ञा श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, रोहित राहुल आदि उपस्थित थे। डॉक्टर पूर्णिमा भारती जी हमारे साथ 30 वर्षों से जुड़ी रही और हास्य की एकमात्र कवित्री जो व्यंग के माध्यम से मंचों पर ठहाके लगवाती रही, खूब लोगों को हंसाती रहीं, गुदगुदाती रहीं। आज वो हम लोग के बीच से चली गई। ईश्वर ने उन्हें उठा लिया। शायद स्वर्ग में भी हास्य कवित्री की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोग का साथ छोड़कर चली गई। हम लोग बहुत दुखी हैं, जितने कवि हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके मित्र के लोग हैं, परिवार हैं। वो विश्व की एक बड़ी कवित्री थी, बड़ा नाम था और घर परिवार की बातें करके वो हंसाती थी। सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी में कार्यरत उप राजस्व अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव का उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर कोषागार कार्यालय में सभा आयोजित की गई। सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी में कार्यरत उप राजस्व अधिकारी एवं जिला अध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी के शशिकांत श्रीवास्तव का सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर कोषागार कार्यालय प्रांगण में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य कोषाधिकारी शिवम राज ने किया और विशेष रूप से कोषाधिकारी तेज बहादुर सिंह, विपिन कुमार द्विवेदी उपस्थित थे तथा संचालन कोषागार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेष मोहन मालवी ने किया। निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सभा को संबोधित करते हुए कहे कि विगत मंगलवार को लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित चुनाव मुझे प्रतिशत प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री नीरज चतुर्वेदी एवं ब्रिजेश कुमार यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। आज कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है पुरानी पेंशन बहाली। हम सब कर्मचारी संगठन के लोग इस बात के लिए कृत संकल्प हैं, जो पुरानी पेंशन लागू करने की बात करेगा उसे ही आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन कर्मचारी करेगा। उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। वर्तमान सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा करेगी। सम्मान समारोह में सर्वश्री दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष राजेश्वर पांडे, महिमा दत्त द्विवेदी, दिनेश कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, दिनेश द्विवेदी, बीएन चौबे, अवधेश चतुर्वेदी, सुरेंद्र श्रीवास्तव, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आप 1000 रुपये का गैस जहां बिचवा रहे हो, 100 रुपये का जहां पेट्रोल आप बिचवा रहे हो, वहाँ पर अगर कोई 750 रुपया पेंशन पावे 60 साल की सेवा करने के पास रिटायरमेंट के बाद, वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? आप कैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास? कैसे विकास होगा? क्या खाएगा वो? 750 रुपये पेंशन पा करके अपने घर में किस तरह से खाना पकाएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और शशि जी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? पुरानी पेंशन बहाली के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और हमारी पुरानी पेंशन को यदि अपने मैनिफेस्टो में समयबद्ध अगर कोई घोषणा नहीं करेंगे तो हम उस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे जो अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन को बहाली के लिए उसमें रखेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।